Good evening, everyone. These are the sum of the problem based on NCR. कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं आपको क्लास के पहले स्टार्ट में देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। देखो, कुछ आपसे बनते हैं प्रॉब्लम, कुछ नहीं बनेंगे। कोई प्रॉब्लम घबराने की जरूरत नहीं है हमको, बस ट्राई करना जरूरी है, वो मैंडेटरी पार्ट है। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्या लिखा है? ईच कंसिडर थ्री बॉक्सेस, ये तीन बॉक्स हैं, सभी में क्या है, 1 से लेकर 10 तक बॉल्स हैं। इससे बॉल निकाली वो N1 है, इससे N2, इससे N3 बॉल निकाली, और उसका ऑर्डर ये होना चाहिए। क्वेश्चन में ये लिखा है, समझ में आया? क्वेश्चन आपने रीड किया तो क्वेश्चन की क्या है क्वेश्चन, वो समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो आप बेटा, इट इज देखो, सभी में 10-10 बॉल है, 1 से 10 तक नंबरिंग है। आप 10 में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लो। जस्ट सेलेक्ट 3 नंबर आउट ऑफ 10। 1 1 2 3 से लेकर 10 तक आप ये हैं, इनमें से कोई भी 3 नंबर आप सेलेक्ट कर लो। लेट्स से यू हैव सेलेक्टेड 3, 6 and 9। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10C3। सिलेक्शन, इट दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्शन ऑफ 3 नंबर आउट ऑफ 10। तो जो 3 6, जैसे 3 6 9 मैंने सेलेक्ट किया, तो N1 हो जाएगा 3, 6 N2 हो जाएगा 6, N3 हो जाएगा 9। अब 10C3 कैलकुलेट करना तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं होना चाहिए। 10 × 9 × 8/3 दैट इज 6। तो ये आंसर आ रहा है बेटा। तो ये कितना आ रहा है? 15 × 8 दैट इज 120 आंसर हो जाएगा। बेटा, आप 1 से लेकर 10 तक कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, तो आंसर क्या होगा? 10C3। अब समझिए बेटा, लेट्स से यू हैव सेलेक्टेड 3 6 and 9। तो जो N1 होगा वो 3 हो जाएगा, N2 हो जाएगा 6, और N3 हो जाएगा 9। मतलब इस बॉक्स से आप 3 निकाल लो, इस बॉक्स से आप 6 निकाल लो, और इस बॉक्स से 9 निकाल लो आप। I = 1 2 3 इसलिए लिखा है क्योंकि उससे इसका मतलब N1 N2 N3, NI लिखा है ना, तो शॉर्टकट में लिख दिया उन्होंने। N1 N2 N3 अलग अलग नहीं लिख के उन्होंने NI, वेयर I = 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन। क्या लिखा है? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000 विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। नेचुरल नंबर लेस देन 7000 निकालना है, बताइए बेटा। इस प्लेस में आप क्या भरोगे? इस प्लेस में आप 0 1 और 3 भरेंगे, 7 तो नहीं भर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस प्लेस को भरने के लिए कितने वेज हैं? इस प्लेस को 0 1 और 3 को भरेंगे, मतलब इसको भरने के लिए कितने वेज हैं? इसको भरने के लिए 3 वेज ओनली। इसमें भरने के लिए कुछ भी डिजिट भरो, 0 से लेकर 7, 0 से लेकर जो भी हमको गिवन है, 0 1 3 7 9, मतलब 5 डिजिट अवेलेबल हैं, ये भर दो। तो आंसर हो जाएगा 3 × 5³ लेकिन यदि हमने सभी जगह 0 भर दिया तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए -1 करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ गया 125 × 3, दैट इज 375 -1, तो आंसर हो गया 374।
बेटा -1 इसलिए किया है, यदि हमने चारों प्लेसेस में जीरो भर दिया तो नंबर क्या होगा, नंबर आ जाएगा 0 0। यदि मैंने चारों प्लेसेस में जीरो भर दिया तो नंबर क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो नेचुरल नंबर कहाँ रहा, क्वेश्चन में हमें लिखा है नेचुरल नंबर। अब बेटा नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कंसिडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स consisting of 2 girls 3 boys that can be found from this class if there are two specific boys A and B who refuses to be the member of the same team। ये क्वेश्चन हमने किया था ना इस टाइप का। तो क्या होगा, या तो ए और बी, ध्यान रखो 3 सिनेरियो हो सकते हैं, ए टीम में है, ए भी टीम में है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ए टीम में है तो बी नहीं होगा, ए में नहीं, ए नहीं है तो बी होगा, या फिर दोनों नहीं होंगे। समझ में आया, ए ए और बी एक साथ नहीं होना चाहिए। ए एंड बी रिफ्यूजेस टू बी द मेंबर ऑफ, आप ऐसा भी कर सकते हो, टोटल माइनस अपोजिट करके भी कर सकते हो। आप ऐसा कर दो, टोटल माइनस व्हेन ए बी आर टुगेदर, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो ना। तो टोटल क्या होगा, 5 में से 2 गर्ल सेलेक्ट कर लो और 7 में से 3 बॉय सेलेक्ट कर लो, 5 C2 इंटू 7 C3 माइनस ए बी आर टुगेदर का मतलब 2 बॉयज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बॉय और सेलेक्ट करना है आउट ऑफ रिमेनिंग 5। तो 5 में से 2 गर्ल्स और 5 में से 1 बॉय। समझ में आया कि नहीं आया, व्हेन बोथ ए बी एंड, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी रिफ्यूजेस टू बी मेंबर ऑफ द सेम टीम, तो आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स माइनस दोज टीम्स इन विच ए बी आर टुगेदर, मतलब ए बी आर सिलेक्टेड। तो 5 C2 से तो आप 2 गर्ल सेलेक्ट कर लो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बॉयज में है तो 7, यदि टोटल निकालना है तो ये टीम बनेगी। और यदि ए बी सिलेक्ट हो गए तो अब हमें एक बॉय सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ रिमेनिंग 5 बॉयज। तो 5 C2 कितना होता है, 10 होता है, और 7 C3 निकालो तो आता है 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 3 फैक्टोरियल दैट इज 35 आता है। तो आंसर हो गया 350 माइनस 50 दैट इज 300 आ गया। आ गया ना बेटा समझ में। मैंने इसको क्या किया, टोटल माइनस अपोजिट वाले केस से कर लिया है। लिखा ए एंड बी एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हमने कर लिया टोटल माइनस व्हेन ए बी आर टुगेदर, व्हेन ए बी आर सिलेक्टेड, बोथ आर सिलेक्टेड इन द टीम। 5C में मतलब हमें एक बॉय और भी सिलेक्ट करना होगा ना, हमें 3 बॉय सिलेक्ट करना है, हमको 3 बॉय सिलेक्ट करना है। तो ए और बी यदि सिलेक्ट हो गए तो हमें एक बॉय तो और भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना अभी।
देखो बेटा, जिन बच्चों ने इस तरह से नहीं किया है उसका मैं बता देता हूँ। देखो, ए सिलेक्ट हुआ, बी नहीं हुआ, और ए नहीं हुआ, बी हुआ, या तो दोनों नहीं हुए। ऐसा समझ में नहीं आया? देखो, 5C2 से तो दो गर्ल सेलेक्ट कर लेना है। अब एक बॉय ए सेलेक्ट हुआ, बी सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी हमको दो बॉय सेलेक्ट करना है आउट ऑफ रिमेनिंग 5। तो इसका आंसर होगा 5C2। सेम चीज इसका होगा 5C2, और इसका आंसर होगा 5C3। तो 5C2 10, ये 10, 10, और 5C3 भी 10 होता है। तो आंसर आ गया 300। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आए बेटा समझ में? आप चाहो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ए सिलेक्ट हो गया, बी सिलेक्ट नहीं हुआ, ए सिलेक्ट नहीं हुआ तो बी सिलेक्ट हो गया, या तो दोनों सिलेक्ट नहीं हुए। केसेस बनाकर भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। N be the number of ways in which five boys, five girls can stand in a queue such that all the girls stand consecutively in the queue। गर्ल्स एक साथ हैं, क्या करते थे? 5 बॉयज हो गए, और ये पूरा ग्रुप हो गया, G1 G2 से लेकर G5। तो N क्या होगा? 5 बॉयज एक ग्रुप, 6 को अरेंज कर दो, और गर्ल्स को आपस में अरेंज कर दो। ठीक है। अब नेक्स्ट M क्या है? तो M में लिखा है कि 4 गर्ल्स स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली। एग्जैक्टली 4 गर्ल मतलब आपको क्या करना है? 5 में से इसको एक और 4 के दो ग्रुप बना लो। तो 5 फैक्टोरियल, देखो सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर दो। बॉयज को अरेंज करने का वेज हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर दो ग्रुप बना लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से दो ग्रुप बना लो बॉयज के। अब बॉयज के बीच में कितने गैप होंगे? 5 बॉयज हैं, उनके बीच में टोटल 6 गैप होंगे कि नहीं होंगे? 6 में से दो गैप सेलेक्ट कर लो और वहां पर इन दोनों ग्रुप को अरेंज कर दो। अच्छा, 4 गर्ल्स एक साथ होंगे, उनको इंटरनली आपस में अरेंज कर दो। समझ में आया? बहुत सारे टर्म मैंने लिख दिए, समझ में आया कि नहीं आया? ये है बॉयज का अरेंजमेंट। देखो, कलर चेंज करता हूँ, देखो, ये है बॉयज के लिए, 5 बॉयज को अरेंज कर दो। ये है गर्ल्स का ग्रुपिंग करना, 4 बॉयज 4 गर्ल्स एक साथ होना चाहिए, एक गर्ल अलग होना चाहिए। तो 5 गर्ल्स हैं उनके एक और 4 के, 1 और 4 के दो ग्रुप बना लिए। अब ये दो ग्रुप कहाँ पे हमको अरेंज करना है? तो 5 बॉयज के बीच में 6 गैप होते हैं, तो 6 में से दो गैप सेलेक्ट कर लो, और वहां पर इन ग्रुप को अरेंज कर दो। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप है ये। और ये इंटरनली अरेंजमेंट ऑफ गर्ल, जो 4 गर्ल्स होंगी ना एक साथ, उनको आपस में अरेंज करने के लिए है ये। अब हमें निकालना है M/N, वो आप निकाल लेना। बेटा 4 गर्ल्स एक साथ है ना, 5 गर्ल्स थोड़ी ना एक साथ हैं। 4 गर्ल्स एक साथ हैं, तो 4 फैक्टोरियल लिखा है। एग्जैक्टली 4 गर्ल्स आर स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली, सेकंड केस में 4 गर्ल्स एक साथ हैं। ठीक है बेटा,
तो अब हम चालू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में जो हम चालू कर रहे थे, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था डिवाइजर्स प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम लास्ट क्लास का ही प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। एन हमको क्या गिवन था? एन क्या गिवन था? 12 क्यूब 15 की पावर 4 7 का स्क्वायर। 12 क्यूब 15 की पावर 4 7 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्लास का ये लास्ट प्रॉब्लम यही था। देखो 12 क्यूब 15 की पावर 4 7 का स्क्वायर। तो मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, जिसको समझ में नहीं आया हो तो वो आप बेफिक्र रहिए, फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, स्टार्टिंग से ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन के डिवाइजर्स हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले प्राइम नंबर में लिखना होता है। तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 × 3 का क्यूब, ये हो गया 3 × 5 की पावर 4, ये 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 क्यूब, 4 क्यूब मतलब 2 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 7 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, 7 का स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्राइम नंबर्स की टर्म में लिखना है। आया समझ में? आपको सबसे पहले एन को किसके टर्म में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। ये फर्स्ट स्टेप है। बच्चों समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है राइट गिवन एन इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। हमेशा ध्यान रखो, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 क्या है? डिवाइजर का फॉर्म क्या होगा बताइए, सोचिए। डिवाइजर कोई भी इसको जो डिवाइड करेगा तो उसका इस तरह का रहेगा ना, 2 की पावर रहेगी, या 3 की पावर, या 5 की पावर C, या फिर 7 की पावर D। 11 तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 11 तो एन में है ही नहीं, तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का है बेटा, यहाँ पर है 2 की पावर। डिवाइजर का मतलब जो इस एन को डिवाइड करे। अच्छा, प्राइम नंबर में के फॉर्म में लिखने का एडवांटेज क्या है? अब देखो यदि 2 है तो वो 2 की पावर से ही कैंसिल होगा, 3 और 3 5 7 से तो कैंसिल होने नहीं वाला। इसलिए हमने प्राइम नंबर में लिखा है। प्राइम नंबर मतलब अपने आप से ही डिविजिबल हो सकता है, दूसरे से नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए ए की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 2 की पावर 6 को 2 की पावर ए डिवाइड कर रहा है, तो ए क्या क्या पॉसिबल है? ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सो दैट डिनोमिनेटर नोमिनेटर को डिवाइड कर दे। यस, तो ए की वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2 से लेकर 6 तक। बी की वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2 3 से लेकर 7 तक। सी की वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2 से लेकर 1 2 3 4। और डी की वैल्यू है 0 1 2। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए? क्या ये समझ में आपको आया कि नहीं आया? अरे बेटा, 2 की पावर 0 तो 1 ही होता है ना। 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 5 की पावर 0। आगे समझ में? बच्चों थोड़ा एक्टिव रहिए चैट में, क्योंकि ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया तो बताइए, कंटिन्यू करूं मैं आगे?
ठीक है, अब हम इसके निकालते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। जो ए बी सी डी की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उतने करस्पॉन्डिंग उतने डिवाइजर्स बन जाएंगे। तो ए की 7 वैल्यू पॉसिबल है, बी की 8 वैल्यूज, सी की 5 वैल्यूज। मतलब जो पावर होती है ना उससे पावर से एक ज्यादा पॉसिबल है, जो कि जीरो भी है। ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसको डी लिख दिया। ठीक है, मैंने दूसरा, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर्स में क्या चेंजेस होगा? इवन नंबर कब कहते हैं? जब उसमें टू की पावर जीरो नहीं होना चाहिए, टू की पावर 1 2 3 4 से लेकर 6 तक चलेगी। मतलब ए की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 2 से लेकर 6 तक होना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? इवन नंबर यदि आपको इवन डिवाइजर बनाना है तो जो ए की वैल्यू है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू की पावर जीरो तो वन हो जाता है, तो वो टू आएगा ही नहीं, तो इवन नंबर नहीं बनेगा। तो यदि इवन नंबर बनाना है आपको तो टू की पावर 1 2 3 से लेकर 6 तक पॉसिबल है। मतलब 6 वैल्यू पॉसिबल है टू के लिए। 3 5 7 की पावर कुछ भी हो, इवन नंबर बन जाएगा। इवन नंबर के लिए होना मैंडेटरी है, एक कम से कम एक टू होना चाहिए। 3 5 7 की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ऑड डिवाइजर्स में क्या होगा बताइए बेटा? ऑड डिवाइजर्स में क्या होना चाहिए? हाँ, टू नहीं होना चाहिए। टू नहीं होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो टू गायब हो जाएगा। टू की पावर जीरो वन होता है ना। मतलब ए की वन पॉसिबल वैल्यू है, बाकी 3 5 7 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। फोर्थ वाला, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई, मतलब डिवाइजर इटसेल्फ डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए, या मल्टीपल ऑफ 10 लोग, मल्टीपल ऑफ 10 लिख लेना। डिवाइजर्स मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल में हमें डिवाइजर चाहिए। अब 10 कैसे बनाएंगे? 10 का मतलब है कि डिवाइजर्स में एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। समझ में आया? तो 2 की पावर होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 2 3 से लेकर 6 तक होना चाहिए। और सी की वैल्यू जो होना चाहिए 1 2 3 से लेकर 4 तक होना चाहिए। ठीक है। कम से कम एक 2 होना चाहिए, कम से कम एक 5 होना चाहिए, तब जाके वो 10 बनेगा। तो आंसर आ गया 6 × 8 × 4 × 3। ठीक है, ए की 6 वैल्यूज है, बी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो 0 से लेकर 7 तक, दैट इज 8 वैल्यूज हो गई। सी की 4 वैल्यूज है, और डी में 3, डी की 3 वैल्यू पॉसिबल है। फिफ्थ है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n + 2 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4n + 2 के फॉर्म में डिवाइजर चाहिए हमको, सभी के सभी। n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे 0 1 2 3 4 पुट करें, तो जो नंबर आएंगे इस फॉर्म में हमें डिवाइजर्स चाहिए। तो ये फॉर्म में डिवाइजर्स का मतलब है, ये हो गया 2 × 2n + 1। मतलब 2 इंटू ऑड नंबर चाहिए, एक 2 चाहिए और बाकी हमें चाहिए ऑड नंबर। मतलब ए की वैल्यू है 1 पॉसिबल, बाकी बी सी डी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बी सी डी 2 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर हम कुछ भी करें और प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। 3 5 7 का हम कुछ भी वैल्यू, कोई भी पावर करके प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड नंबर ही आता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू, बी की वैल्यू पॉसिबल है 8, सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू पॉसिबल है 3।
अब देखिए बेटा, ये आपको समझ में आया यहाँ तक? मैंने लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक समझाया था। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक समझाया था। अब बताइए आपको, ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आयुष्मान बेटा, हमको केवल एक टू चाहिए, तो एक टू चाहिए मतलब एक टू की पावर वन ही होना चाहिए ना केवल। टू की पावर केवल और केवल वन होना चाहिए। आदित्य, फोर्थ वाले में क्या लिखा है? डिविजिबल बाई 10। तो डिविजिबल बाई 10 का मतलब कम से कम एक टू होना चाहिए, कम से कम एक फाइव होना चाहिए। तो टू की पावर वन से लेकर वन टू थ्री से लेकर जो भी जो टू की पावर वन से चालू होगी, और फाइव की पावर भी वन से चालू होगी। तो टू की पावर वन से लेकर सिक्स तक है, मतलब ए की वैल्यू वन से लेकर सिक्स तक होगी और सी की वैल्यू वन से लेकर फोर तक। निशांत बेटा, मैंने लिखा है ना 4n+2 को हमने लिख दिया 2 × 2n+1। तो 2n+1 तो ऑड नंबर हो गया, तो 2 × ऑड नंबर चाहिए। तो एक टू चाहिए, तो एक टू मतलब ए की जो टू की पावर है वो वन होना चाहिए। और ऑड नंबर कैसे आएगा? 3 5 7 की पावर हम कुछ भी कर दें ऑड नंबर ही आएगा। तो बी सी डी की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी क्वेश्चन के स्टार्ट में, वही बी सी डी की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, डी की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। ये हो गया लास्ट क्लास का। अब हम जैसे हमें पढ़ना है आज का, पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा बेटा बताइए जरा, आप लोग बताइए जरा, डिवाइजर ऑफ 12 बताइए क्या क्या है? 12 के डिवाइजर बताइए, फिर मैं थोड़ा सा इसको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो उसका आपको क्लियर हो जाएगा। डिवाइजर ऑफ 12 बताइए क्या क्या है? 12 को लिखेंगे 2² × 3 की पावर 1। तो डिवाइजर क्या क्या है बताइए? तो डिवाइजर है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। देखो यही डिवाइजर है कि नहीं है? आप पहले ये बताइए, ये यही पॉसिबल डिवाइजर है ना? कितने इसके कितने डिवाइजर्स होंगे? पावर कितनी है? टू है और वन है, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे 3 × 2, दैट इज 6 डिवाइजर्स होंगे। तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? इनको आप ऐड करो तो क्या आना चाहिए? अब हमको फोकस करना है सम ऑफ डिवाइजर्स में। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है प्रोडक्ट, ये लिखा है। दिख रहा है आपको? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? सम ऑफ डिवाइजर्स क्या है? सम ऑफ डिवाइजर्स है बेसिकली टू की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो लिख दो प्लस करके, और थ्री की जो पॉसिबल वैल्यू उसको लिख दो और प्रोडक्ट कर दो। तो इससे आ जाता है सम ऑफ डिवाइजर्स। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? ये छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने अब बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया? हाउ टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स है जो टू की वैल्यू जो जो पॉसिबल है उनको ऐड कर दो, इनटू थ्री की वैल्यू जो जो पॉसिबल है उसको ऐड कर दो, इस तरह से। इसको आप लिख लो, फिर मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कराता हूँ।
तो अब बेटा नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट लिखिए। कंटिन्यू करते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, क्या होगा बेटा? फाइंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें टू की वैल्यू क्या पॉसिबल थी? टू की पावर देखो क्या क्या पॉसिबल थी, ये पॉसिबल थी। तो टू की पावर थी जीरो से लेकर सिक्स तक, थ्री की पावर है जीरो से लेकर सेवन तक, फाइव की पावर है जीरो से लेकर फोर तक, और सेवन की पावर है जीरो से लेकर टू तक। ठीक है, तो टू की पावर है जीरो से लेकर सिक्स तक, थ्री की पावर है जीरो से लेकर सेवन तक, इनटू करते जाओ, फाइव की पावर है जीरो से लेकर फोर तक, और सेवन की पावर है जीरो वन टू। ये आया कि नहीं आया समझ में? यही है ना? टू और थ्री, टू थ्री फाइव सेवन की पावर यही पॉसिबल है कि नहीं है? अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया है? इसी क्वेश्चन को मैंने एक्सटेंड कर दिया सभी क्वेश्चन में, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे। और ये क्या हो जाएगा? ये है जीपी, इंडिविजुअल टर्म जीपी है, तो आप चाहो तो जीपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये किस में है? जीपी में है ना, तो जीपी का फॉर्मूला चाहो तो आप निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म वन है, तो हो जाएगा टू की पावर सेवन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, थ्री की पावर एट माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन। मतलब आप जीपी का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो सब। मतलब आपको ऑप्शन में कैसा लिखा होगा वो उससे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन में कैसा लिखा है क्वेश्चन में तो ध्यान रखना। आपको जीपी का फॉर्मूला लगा के भी लिख सकते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स। लिखिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए, फाइंड सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स। तो इवन डिवाइजर्स का मतलब है टू की पावर अब वन से चालू होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करना है, छोड़ दो, लिखना सीखो बस। फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर्स। तो ये हो जाएगा टू की पावर जीरो बस होगी, थ्री की पावर जीरो से लेकर थ्री की पावर वन से लेकर थ्री की पावर सेवन, फाइव की पावर जीरो से लेकर फाइव की पावर फोर, सेवन की पावर जीरो, सेवन की पावर वन, सेवन की पावर टू। आई होपफुली आप समझ गए होंगे कैसे हमें लिखना होता है। तो ऐसा कोई पार्ट आता है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालने के लिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
आयन बोटा क्या कह रहे हो? आई हाउ टू फाइंड एक्सक्लूडेड वैल्यूज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक्सक्लूडेड वैल्यूज का मीनिंग समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाहते हो आप? जो जो भी वैल्यू पॉसिबल है वो आपको लिख देना है टू की पावर में। टू की पावर में जो भी वैल्यू पॉसिबल है वो आपको लिख देनी है इस तरह से। हाँ, बोलो बेटा आयन। सर मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन है कि मतलब नंबर दिया है और बोल रहे कि वन और वो जो स्पेसिफिक नंबर है वो एक्सक्लूड करना है, तो फिर हाँ, उसमें तो कैसे करें नंबर सर? हटा देना और क्या। जैसे डी मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आप निकालेंगे, एक्सक्लूड करने के लिए जो हाँ, भी बोला जाए उसमें -2 कर देना। डी -2 आंसर हो जाएगा। -2। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2 हो जाएगा ना, यदि उन्होंने लिखा है कि फाइंड डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग वन एंड एन, तो वन और एन के अलावा कितने डिवाइजर्स होंगे? तो यस डी सर। होंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। वन और एन को हटा दो तो डी -2 डिवाइजर्स बचेंगे। हाँ सर, समझा, थैंक यू सर। हाँ बेटा, नेक्स्ट लिखिए। नंबर ऑफ वेज in which n can be written as a product of two divisors। n can be written as a product of two divisors। जैसे 6 था ना, तो 6 को जैसे लिख सकते हैं 1 into 6 करके, 2 into 3 करके, ऐसे लिख सकते थे ना। तो आपको बताना है कि कितने तरीके से आप लिख सकते हो। और ध्यान रखना, 1 into 6 हो या 6 into 1 हो, इनको हमें एक ही कंसिडर करना है। 1 into 6 लिखो या 6 into 1 लिखो, बोथ आर सेम फॉर अस। तो इसका आंसर होता है बेटा सिंपल, आधे हो जाते हैं डिवाइजर्स। dy2 इफ d इज इवन, और d+1/2 होता है इफ d इज ऑड। d मतलब वेयर d इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, वेयर d इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो हमने नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाले थे ना, 840 निकाले थे ना। सबसे फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में कितने निकाले थे नंबर ऑफ डिवाइजर्स? फर्स्ट पार्ट में निकालो, हमने कितना निकाला था? 840 निकाला था ना। तो हमारा इस आंसर हो जाएगा dy2, दैट इज dy2 कितना हो जाएगा? 420। तो नंबर ऑफ वेज इन वेज n कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर इज 420। ये हमारा आंसर है, इस पार्ट का आंसर। आया समझ में? 6 है तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 into 6, 2 into 3। अब ये ध्यान रखो, 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, बोथ आर सेम। ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता है। यदि लिखा है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में लिखो प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब। आदित्य, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाले थे ना नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फर्स्ट पार्ट में।
अब एक और लिखिए, एक पार्ट और लिखिए। नंबर ऑफ वेज इन विच n can be written, n can be written as a product of two co-prime divisors, co-prime divisors. Number of ways in which n can be written as a product of two co-prime divisors. n मतलब जो हमें नंबर्स गिवन है बेटा, n मतलब जो हमें नंबर गिवन है उसे मैंने n लिखा था। तो इसका आंसर होता है बेटा 2 to the power p minus 1, where p is the prime used in n, प्राइम नंबर इन n, n में जितने प्राइम नंबर हैं उसका वो है p। तो हमारे क्वेश्चन में देखो क्या क्या प्राइम नंबर दिख रहे थे, n में दिख रहा था 2 3 5 7 दिख रहा था ना। तो हमारे क्वेश्चन में p की वैल्यू है 4, तो हम आंसर हो जाएगा 2 to the power 4 minus 1, दैट इज 8 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में देखो n क्या है, 2 की पावर में है, 3 की पावर में है, 5 की पावर, 7 की पावर में। तो पावर नहीं देखना है हमको, तो देखना है कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारी प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7, मतलब 4 प्राइम नंबर पॉसिबल हैं हमारे क्वेश्चन में। देखो n की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 4 है, 4 प्राइम नंबर है ना क्वेश्चन में। देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें, देखो इसको देखो, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो केवल और केवल 4 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, डेरिवेशन लेंथी है तो, और इतना भी जरूरी भी नहीं है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्टिंग। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। बच्चों लिख लिया। आदित्य आपको वो फॉर्मूला याद कर लेना है, कैसे डिराइव हुआ है, तो आप बुक को रेफर करिए, मॉड्यूल को। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में, देखो हमने अभी तक पढ़ा डिफरेंट थिंग्स का कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, डिफरेंट थिंग्स में हमने ग्रुपिंग पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक थिंग्स। हेडिंग लिखिए, जब आइडेंटिकल थिंग्स हमको गिवन होगी तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, लिखिए हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक थिंग।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक थिंग। ठीक है, इसी को बेटा बैगर्स मेथड भी बुक में कभी कभी लिखते हैं। तो लिखिए स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन अलाइक थिंग्स, अलाइक मतलब आइडेंटिकल, एन अलाइक थिंग्स among p person। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। तो पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे आया। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n अलाइक थिंग्स among p person। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। बच्चों लिख लेना, तो चैट बॉक्स में लिखना, तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये फॉर्मूला आया है। हाँ बेटा देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। लेट्स से आपके पास में 10 कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन है, 10 कॉइन्स हैं और 3 बेगर खड़े हैं तुम्हारे सामने। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट 10 1 रुपी कॉइन अमॉन्ग 3 बेगर्स। 3 भिखारियों को आपको 10 कॉइन देने हैं, कैसे दोगे? देखो, ये हैं 10 कॉइन, ठीक है, और 3 भिखारियों को देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 स्टिक के साथ अरेंज कर दूंगा। आई विल अरेंज 10 कॉइन्स विथ 2 स्टिक। देखो बेटा, बेसिकली मुझे इस 10 कॉइन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में अलग अलग करना है। देखो, यदि मैंने ऐसा लिखा, देखो समझो, यदि मैंने ये लिखा, ऐसे ऐसे लिखा, तो ये दे दूंगा फर्स्ट बेगर को, ये दे दूंगा सेकंड बेगर को, ये दे दूंगा थर्ड बेगर को। समझ में आया मैंने क्या बोला? आई हैव टू डिवाइड दिस 10 कॉइन्स अमॉन्ग 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप बनाने हैं मुझे। तो बेसिकली 3 ग्रुप बनाना है मुझे, तो मुझे 2 स्टिक के साथ अरेंज कर देना है। तो जो स्टिक की पोजीशन होगी, यदि स्टिक के लेफ्ट साइड में जो होगा वो फर्स्ट बेगर को दे देना है, ये सेकंड बेगर को दे देना है, और ये थर्ड बेगर को दे देना है। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। आ गया समझ में? मेथड समझ में आ गया कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है? तो बताइए बेटा, यदि आपको n कॉइन्स देना, तो आप तो इस तो खैर पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरेंजमेंट ऑफ 10, ये 10 है और ये 2 है, मतलब आपको 12 थिंग्स को अरेंज कर देना है। तो 10 आइडेंटिकल वन टाइप है और 2 स्टिक आइडेंटिकल है। तो आंसर हो गया 12C2। तो ये हो जाएगा 10 + 3 - 1 C3 - 1। हो गया ना फॉर्मूला? आप समझिए,
यदि मुझे p पर्सन में डिवाइड करना होता है तो मुझे कितनी स्टिक की जरूरत पड़ती है? यदि मुझे 3 पर्सन में डिवाइड करना था तो मुझे 2 स्टिक की जरूरत पड़ी। तो यदि p पर्सन में डिवाइड करना होता कॉइन्स को तो मुझे कितनी स्टिक की जरूरत पड़ती? p-1 की जरूरत पड़ती ना। तो n कॉइन्स हो गए, p-1 पर्सन हो गए, तो टोटल n प्लस p-1 थिंग्स हो गई। तो इसका अरेंजमेंट करोगे तो कितना आएगा? n प्लस p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू p-1 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा n प्लस p-1 c p-1, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखो, क्योंकि थिंग्स आइडेंटिकल हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी थिंग्स किसके पास गई है, क्योंकि ऑल थिंग्स आर आइडेंटिकल, तो कोई भी थिंग्स किसी को भी दे दो। मैटर ये करता है कि किस बंदे के पास कितनी थिंग्स गई हैं। क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो सेम ही है सबकी, ऑल थिंग्स आर सेम। केवल फर्क किसका पड़ रहा है? कितनी थिंग्स हमने किसको दी हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ थिंग्स मैटर करती हैं, क्वांटिटी मैटर करती है यहाँ पर। यहाँ पर बेटा क्वांटिटी मैटर करती है कि एक बैगर को पास कितनी क्वांटिटी आपने दी, कितनी थिंग्स दी हैं आपने, वो मैटर करती है। स्टिक मैंने यूज की है बेटा डिवाइड करने के लिए। 10 कॉइन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने स्टिक का यूज किया है। तो आप जैसे मेरे पास ये 10 कॉइन है और मेरे पास 3 स्टिक, 2 स्टिक लगा दो बीच में कहीं पर, ये लगा दिया और मैंने ये लगा दिया। मतलब ये मुझे फर्स्ट बेगर को दे देना, ये सेकंड बेगर को दे देना, ये थर्ड बेगर को दे देना। फर्स्ट बेगर को 2 कॉइन, सेकंड बेगर को 2 कॉइन, थर्ड बेगर को 6 कॉइन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ स्टिक आपको वो करस्पॉन्डिंग पार्ट पोर्शन आपको बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्म, ये तो आ गया ना, ये वाला समझ में। आप अब फॉर्मूले याद कर लो। आप तो याद कर सकते हो ना, यदि p पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है p पर्सन में कॉइन तो आपको p-1 स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो यदि हमें यदि तीन बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो हमें टू स्टिक की जरूरत पड़ी। सिमिलरली यदि हमें p बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो p-1 स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो n कॉइन्स हैं और p-1 स्टिक हैं, तो टोटल थिंग्स ये होगी n आइडेंटिकल कॉइन्स है, p-1 आइडेंटिकल स्टिक्स हैं। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा ये फॉर्मूला जो लिखा है। ठीक है, और ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ना नहीं है। डेरिवेशन करते रहोगे तो अभी फिर आपको सभी प्रॉब्लम डेंजरस लुकिंग लेंदी लेंदी लगने लग जाएंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला।
ठीक है। अब देखिए बेटा इसी का सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म था लैंग्वेज फॉर्म में, तो मैं लिखा रहेगा 10 मैंगोज को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या मतलब लिखा रहेगा आइडेंटिकल, कुछ आइडेंटिकल थिंग्स को कुछ बच्चों या पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या बॉक्सेस में 10 बॉल्स को 10 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस तरह का क्वेश्चन। सेकेंड फॉर्म है let x1 be the number of things given to first person, x2 be the number of things given to second person, एंड सो ऑन। आए समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या होंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये होगा कि नहीं होगा, से लेकर xp, ये होगा n के बराबर, होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आई इक्वेशन? x1 नंबर ऑफ थिंग्स फर्स्ट पर्सन को दे दिए, x2 सेकंड को दे दिया, x3 नंबर ऑफ थिंग्स थर्ड पर्सन को दे दिया, और लास्ट में इसी तरह से xp नंबर ऑफ थिंग्स pth पर्सन को दे दिया। और x1 x2 क्या है, x1 x2 आर xp आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बेसिकली। x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वेयर x1 x2 x3 से लेकर xp आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे वही तो होंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 x2 से लेकर xp इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1, ये आपको याद रखना है। फॉर्म बस चेंज हो गया, लिखने का तरीका इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, बाकी कोई फर्क नहीं है। जो फर्स्ट फॉर्म था वो था लैंग्वेज फॉर्म में, कि 10 थिंग्स को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 10 कॉइन्स को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वगैरह वगैरह। जो सेकंड फॉर्म है वो इक्वेशन का फॉर्म है, तुमसे कहेंगे फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x1 प्लस x2 से लेकर xp इक्वल टू n। इसका आंसर होता है n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1। और थर्ड फॉर्म है बेटा, ये आपको याद करना होगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम नाम से एक चैप्टर है, इसमें है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म या डिस्टिंक्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xp होल पावर n इज n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1। अरे आदित्य बेटा, आप चैट में लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, सुनते नहीं हो। मैंने क्या बोला, प्रीवियस तो क्वेश्चन ही है ना, लैंग्वेज वाला फॉर्म है।
x1 मतलब पहले बेगर्स को मैंने फर्स्ट पर्सन को x1 नंबर ऑफ थिंग्स दी, दूसरे पर्सन को x2 नंबर ऑफ थिंग्स दी, इसी तरह से pth पर्सन को xp नंबर ऑफ थिंग्स दी, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स x1 प्लस x2 प्लस xp इक्वल टू n होगा कि नहीं होगा? इसके जितने सॉल्यूशन होंगे वही तो होगा ना टोटल नंबर ऑफ वेज टू गिव एन आइडेंटिकल थिंग्स अमंग p पर्सन। लैंग्वेज में वो प्रीवियस मेथड वन जो था फर्स्ट फॉर्म था वो लैंग्वेज फॉर्म था, सेकंड फॉर्म है इक्वेशन फॉर्म, थर्ड फॉर्म है बाइनोमियल फॉर्म या मल्टीनोमियल फॉर्म। फॉर्म चेंज हो रहे हैं, फॉर्म लिखा रहा हूँ अलग अलग, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो वही सेम ही चीज है, कंटेंट सेम ही है। आप पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो लिखने में, आपको समझ में नहीं आता तो अनम्यूट कराया करिए, इतना मत, इतना लिखोगे तो अपना पूरा टाइम वेस्ट लिखने में ही कर दोगे, अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग। पूरा फोकस करिए समझने में, बात सुना करिए। यदि आपको डाउट्स है तो बताइए, मैं अनम्यूट करता हूँ। बेटा जिसको डाउट है वो अनम्यूट के लिए बोले तो मैं अनम्यूट कर दूंगा ना। आपके एंड से आवाज आती है रिमेनिंग स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं, आपके मतलब किसी बच्चे को, इसलिए मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं देता हूँ, अभी को आपको नहीं दे रहा हूँ। बैकग्राउंड आवाज से रिमेनिंग स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं हो। जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स चैट में लिखिए, मुझे अनम्यूट करिए, तो मैं अनम्यूट करता हूँ सभी को। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को अनम्यूट नहीं किया हो। इसको लिख लो बेटा, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। लिख लिया बच्चों? लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 मैंगोज, यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो हमको आइडेंटिकल मैंगोज एज्यूम करना है। 10 मैंगोज अमंग 3 पर्सन इफ, फर्स्ट पार्ट, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 मैंगोज अमंग 3 पर्सन इफ नो रिस्ट्रिक्शन, बताइए आंसर क्या होगा? हाँ बेटा आदित्य बताइए आंसर आप।
एन कितना है बेटा, एन कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 मैंगोज है। पी कितना है, 3। फॉर्मूला क्या है, एन प्लस पी सी पी माइनस 1। तो कितना आ गया आंसर, 12C2। कैलकुलेट कर लोगे 12C2, 12 इंटू 11/2, दैट इज 66 आंसर आ गया। अरे पी मतलब बेटा पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। कितने पर्सन लिखे हैं क्वेश्चन में, लिखा है ना 3 पर्सन, तो पी की वैल्यू 3 है और एन है नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स है 10। अब बेटा देखिए सेकंड पार्ट, ईच पर्सन मस्ट गेट एट लीस्ट 1 मैंगो। तो क्या करना है, मतलब सभी को कम से कम एक एक देना चाहिए। तो बेटा जो हमारा जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होता है कम से, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी को भी एक भी दो या नहीं दो तब भी चलेगा, जो हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गया, ईच पर्सन मस्ट गेट एट लीस्ट 1 मैंगो, मतलब सबको पहले क्या करो, सबको एक एक दे दो, तो अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन बचेगी नहीं ना। सभी को एक एक मैंगो दे दो, तो आवर कंडीशन विल बिकम, जो कंडीशन है वो तो पूरी हो जाएगी ना। तो कितनी थिंग्स बचेंगी हमारे पास अब, 7, पी कितने हैं 3, ये फॉर्मूला लगा दो तो आ जाएगा 7 + 3 - 1, दैट इज 9C2, 36 बेस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ये है, ए मस्ट गेट एट लीस्ट 1, एक साथ लिख देते हैं, ABC मस्ट गेट एट लीस्ट 1, 2, 3 मैंगोज रिस्पेक्टिवली। ABC must get at least 1, 2, 3 मैंगोज रिस्पेक्टिवली। अब क्या होगा बेटा, रिस्ट्रिक्शन क्या है, ए को 1 देना है दे दो, बी को 2 देना है दे दो, सी को 3 देना है दे दो, बचे कितना हमारे पास, फॉर्मूला लगा दो, रिमेनिंग पर फॉर्मूला लगा दो, बिकॉज ऑल थिंग्स आर आइडेंटिकल। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जिसको जितनी चाहिए चीजें चाहिए दे दो। तो 1, 2, 3 मतलब 6 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फॉर्मूला होगा 4 के लिए। तो आंसर हो जाएगा 4 + 3 - 1 C3 - 1, दैट इज 6C2। ठीक है, समझ में तो आ गया ना आइडेंटिकल थिंग्स को कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से आपको क्या है, कितने भी थिंग्स को, आइडेंटिकल थिंग्स को जिसको जितना चाहिए दे दो, रिमेनिंग थिंग्स पर आप फॉर्मूला लगा दो,
तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बच्चों बताइए, ये 3 पार्ट आपको समझ में आ गए? एक इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। फाइंड नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए कितने होंगे? फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। n कितना है बेटा? 10। p कितना है? x y z 3 है। फॉर्मूला लगा दो। तो 10 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 दैट इज 12 c2 आ जाएगा। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। एक्स वाई मतलब नेचुरल सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर। एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? कम से कम 1 होगी कि नहीं होगी? इफ एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर तो ये होगी। तो आपको क्या करना है, एक्स को 1 दे देना है। देखो मिनिमम वाली कंडीशन पहले फुलफिल कर दो। तो एक्स वाई जेड को 1 1 दे दोगे तो अब तो कोई कंडीशन बचेगी नहीं ना। तो हमारे पास 7 बचेगा। तो एन की वैल्यू 7 है, पी की वैल्यू 3 है। लगा दो फॉर्मूला। थर्ड वाला, एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या है? एक्स को मिनिमम 1 देना है, दे दो। वाई को 2 देना है, जेड को 3 देना है। तो क्या बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। पी है 3, फॉर्मूला लगा दो। किसी बैच में इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं होगा बेटा, ये मैंने सबसे शॉर्टेस्ट वे बताया है। किसी भी बैच में किसी भी बच्चे को नहीं मालूम होगा ये शॉर्टकट। तो कम से कम उस चीज को आपसे वो समझ में तो आना चाहिए ना, आपको कर क्या रहे हैं। यदि समझ में ही नहीं आ रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -2, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए इसका आंसर। अब इस ऐसे समझिए बेटा। अच्छा बताइए बेटा, एक्स एक्स इक्वल, देखो
सिंपल सी बात है कि यदि हमने लिखा है कि x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब जैसे प्लस का मतलब देना है, तो -1 का मतलब क्या होना चाहिए? यदि +1 x इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? देना। तो x इक्वल टू -1 का मीनिंग क्या होना चाहिए? अरे प्लस का मतलब यदि देना है तो माइनस का मतलब क्या होगा? लेना होगा ना। मतलब सबसे पहले क्या करना है, x से हम 1 मैंगो ले लेंगे, y को, थ्योरेटिकल है ये, मतलब थ्योरेटिकली x से हम 1 मैंगो ले लेंगे, y से आप 2 मैंगो ले लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने मैंगो हो जाएंगे बताइए? 13 में फॉर्मूला लगा दो। आया समझ में? ये वाला पार्ट और बताइए बेटा, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, लिखिए। इसका आंसर निकालिए जरा। तो देखिए बेटा, ये वाला पार्ट और समझ लीजिए। यदि ग्रेटर देन लिखा हो ना, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट किया करो। यदि -1 से ज्यादा है तो x क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, बिकॉज x y z आर इंटीजर। y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा और z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो x को मिनिमम 0 देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y को ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, मतलब y से 2 ले लेना है। z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब z को 1 दे देना है। तो बताओ बेटा, y से 2 ले लोगे तो 12 हो जाएंगी थिंग्स, और z को 1 दे दोगे तो n बचेगा 11, और p है 3। लगा दो फॉर्मूला। आया समझे बेटा कितना शॉर्टकट है? शॉर्टेस्ट मेथड आप किस बुक में देख लो बेटा, किसी भी बुक में देख लो, किसी भी बुक, किसी भी टीचर्स के नोट, और कोई भी मॉड्यूल, इससे शॉर्टेस्ट मेथड नहीं कोई बता सकता है, गारंटी। आप अपने मॉड्यूल चेक कर लेना, पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, आपसे पहले 10 बैच चालू हुए, किसी भी टीचर्स के नोट्स देख लेना। वी और डब्ल्यू को मैं पढ़ाता हूँ बेटा, वी एंड डब्ल्यू। हाँ बेटा, अब लिख लो आप अपना। अब इसको आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। अनिकेत बेटा, आपको जब एग्जाम हो जाएगा, आपको, आपसे चॉइस पूछी जाएगी, बैच की चॉइस, कि आपको किस बैच में रहना है। तो आपको यदि वी बैच में रहना है तो वी बैच भर दीजिएगा। यदि आपको प्रमोशन होके सीओसी या चैंपियन या विजार्ड जिस बैच में जाना चाहते हो तो आप, आपकी चॉइस है। यदि कोई स्पेसिफिक बैच में रहना है तो फिर आपको वो स्पेसिफिक बैच आपको बताना पड़ेगा उनको, एकेडमिक्स टीम को।
और डिटेल में बेटा आप एकेडमिक्स टीम को कॉल करके पूछ लीजिएगा। सिलेबस का तो बेटा डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। मैं तो बेटा इसी बैच में रहूंगा ना। तो बेटा यदि आपको तो आप उनसे कहिएगा, यदि आपको ये है कि आपको यदि कि M7 सर के बैच में पढ़ना है तो आप उनसे कहिएगा कि हमको M7 सर के बैच में पढ़ना है। यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आप ये भी कह सकते हो हमको M7 सर के बैच में नहीं पढ़ना है। अरे बेटा, अभी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं होने वाली हैं। अभी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं होंगी। और हाँ, सेंटर जरूर ओपन हो जाएगा आपके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और या फिर डाउट डाउट के लिए। क्लासेस विल कंटिन्यू एज ऑनलाइन, जैसे अभी चल रही कंटिन्यू रहेंगी। सेंटर ओपन होगा। आप अपनी मॉड्यूल वहाँ से ला सकते हैं। वहाँ पर कुछ सारे अवेलेबल रहेंगे, वो आपके डाउट्स आउट्स। तो आपके जो डाउट्स हैं वो अभी बेटा ऑफलाइन क्लासेस का अभी हमको कोई मालूम नहीं है। आपको भी शायद कोई मैसेज नहीं आया होगा, ये आप लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं जो आपको बोला गया है। ऑफिस विल ओपन और आप कुछ टीचर्स अवेलेबल रहेंगे तो आप अपने डाउट्स क्लियर करने जा सकते हो सेंटर में। बट योर ऑफिशियल क्लास विल कंटिन्यू ऑनलाइन टिल फर्दर नोटिस। जब तक कि आपको मैसेज मेल या कुछ फ़ोन नहीं जाए तब तक। अरे बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने?
फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w या 3w कर लेते हैं इक्वल टू 10। अब देखो बेटा यहाँ पे 3w है। अरे बच्चों क्लास में फोकस करिए, चैट में मत लिखते रहिए। यदि चैट में लिखते रहेंगे तो आप फिर मिस कर देंगे। तो बेटा यदि देखो यहाँ पे 3w लिखा है, क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंजेस हैं। ये 3w है, तो ध्यान रखो यदि 3w 2w लिखा हो ना तो यहाँ पे फिर केसेस बनाने पड़ते हैं। केसेस, w की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना। w की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। w की वैल्यू 2 हो सकती है। w की वैल्यू 3 हो सकती है। हो सकती है ना? क्या w की वैल्यू 4 हो सकती है? क्या w की वैल्यू 4 हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है ना, नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो n 10 है, p की वैल्यू 3 है, तो फॉर्मूला लगा दो 10 प्लस 3 माइनस 1 c3 - 1 दैट इज 12c2। इतने सॉल्यूशंस आएंगे इसके। w इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 7। इसमें फॉर्मूला लगा दो, n इक्वल टू 7 है, p इक्वल टू 3 है, फॉर्मूला लगा दो। तो 7 प्लस 3 माइनस 1 c3 - 1 दैट इज 9c2 हो जाएगा। w इक्वल टू 2 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 4। तो n इक्वल टू 4 है, p इक्वल टू 3 है, फॉर्मूला लगा दो। तो 4 प्लस 3 - 1 c3 - 1 दैट इज 6c2 आ गया। w इक्वल टू 3 है, तो 1 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 3 है, फॉर्मूला लगा दो। इसका आंसर आ जाएगा 3c2। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 12c2 प्लस 9c2 प्लस 6c2 प्लस 3c2, ये आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट आप कर ही सकते हो। तो 12c2 हो जाएगा 12 × 11/2, 9 × 8/2, 6 × 5/2, और 3c2 हो जाएगा 3 × 2/2, दैट इज 66 प्लस 36 प्लस 15 प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। थ्री डब्ल्यू लिखा है ना बेटा, तो 3w का हमारे पास इस तरह का कोई हमने हमने केवल इक्वेशन जो पढ़ी थी उसमें एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट केवल 1 1 था। हमने इक्वेशन किस टाइप की सॉल्व करना सीखी है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xp इक्वल टू n। यदि उसमें कुछ मल्टीप्लाई है, 2w या 3w ऐसा लिखा है, तो फिर आपको केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप w की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके w की वैल्यू 0, w की वैल्यू 1, w की वैल्यू 2, w की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू n है, तो इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, निकालना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
बच्चों वेट करिए थोड़ा सा।